नेशनल एजेंडा तय क्या होगा ये सरकारों को करना चाहिए, जो बड़े बड़े थिंक टैंक है उनको करना चाहिए। अगर जो ओवैसी आ रहे हैं यहाँ और वो मुस्लिमों में कट्टरता लेके आ रहे हैं और अपनी पार्टी की वोट करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो ये चिंता की बात है। अगर जो वो पार्टी उनसे दूरी बना रही है ये सही चीज है, अगर जो लोकतंत्र के हिसाब से देखें आप इसको। लेकिन उनका देखिए ओवैसी का कोई ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने कोई सेकुलरिज्म के नाम पे वोट लिया, उनकी पार्टी के नाम में ही मुसलमान है, तो वो पता चलता है कि धार्मिक पार्टी है, धर्म की वोट चाहिए, एक खास वर्ग की वोट चाहिए उसको। तो जो इस मेंटालिटी के साथ पॉलिटिक्स में है वो ठीक है, वो चोला बदल सकते हैं वोट के लिए, कभी बोल देंगे कि जय भीम जय मीम, दलित वोट चाहिए हमको, ये चाहिए, दलित और मुस्लिम भाई भाई हैं, वो एजेंडा बदल सकते हैं। लेकिन जो उनका छुपा हुआ एजेंडा है वो नहीं बदल सकते हैं। वो छुपा हुआ एजेंडा ये है कि पूरे देश के मुसलमानों के एक रहनुमा बनो जिन्ना के तरीके से। ओवैसी भारत का अगला जिन्ना बनना चाह रहे हैं और इस पे बीजेपी को भी ध्यान देने की जरूरत है। बाकी पार्टियां दे रही हैं लेकिन बीजेपी का भी इस पे ध्यान नहीं है। ये ओवैसी जो हैं ये अगला जिन्ना बनने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए वो क्या है जो मैं बोल रहा हूँ कि वो वहां से हैदराबाद से, वो हैदराबाद रजाकार फैमिली से, वो रजाकार वो जिन्होंने हिंदुओं को मारा था, वो रजाकार जो हैदराबाद को भारत में शामिल नहीं कराना चाहते थे, वो लड़ने के लिए तैयार थे भारतीय आर्मी से। तो वो है ना, तो उनके जो उस मेंटालिटी का हो और उनका ये वो हो, उनका बैकग्राउंड ये हो, तो फिर आपको संभल के रहने की जरूरत है। ठीक है, आप छोटी पॉलिटिक्स के लिए और तत्काल पॉलिटिक्स के लिए ओवैसी से फायदा देख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस देश को ओवैसी से फायदा बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, ये आपके लिए भी सवाल था कि बीजेपी इस पर ध्यान नहीं दे रही है कि ओवैसी जो है दूसरे जिन्ना बनने के इसमें है। इसी के साथ ये भी बताइएगा कि ओवैसी की काट के लिए फिर आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि बार बार उनका ये कहना होता है बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है इसलिए हमें मुसलमानों को सुरक्षित करना है। किरण जी देखिए, ये कुछ सवाल से मैं सहमत नहीं होऊंगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी काट। राहुल जी आपके सवाल से सहमत नहीं है? नहीं, बीजेपी ध्यान नहीं दे रही है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो एक संवैधानिक तरीके से रजिस्टर्ड होती है और संवैधानिक तरीके से अपना काम करती है। तो कोई ऐसा नहीं हाँ, कोई जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इलेक्शन कमीशन की, उसमें साफ लिखा हो कोई धार्मिक पार्टी या धार्मिक नाम से नहीं हो सकती है, तो वो क्यों हो गई? सवाल ये है। उसको दिखाने के लिए उन्होंने 2-4 हिंदू रखे हुए हैं ना अपने पास कि भाई हम नहीं है एजेंडा। अभी तो वो मनमोहन गामा जैसे लोग रख लिए हैं, उससे पहले तो वो पार्टी बस वहीं थी हैदराबाद में। वो हैदराबाद में बोलते थे कि उनका भाई अकबरुद्दीन बोलता था कि भाई छोड़ दो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम हिंदुओं को काट देंगे, 15 मिनट में इस देश से हिंदुओं का सफाया कर देंगे। ऐसे ऐसे बयान दे, यही तो चालाकी है ना, यही चालाकी है ना, नियम के तहत रह के वो अपना एजेंडा चला रहे हैं। आप बीजेपी गवर्नमेंट को जो कह रहे हैं कि कुछ करे, वो कैसे करे? कुछ रूल ब्रेक करें वो, तभी तो उस पर शिकंजा कसा जा सकता है। 15 मिनट पुलिस हटा दीजिए, ये तो ब्रेक ही है ना। उनका केस तो चल ही रहा है, आज तक कौन सी सुनवाई हो गई अदालतों में? वो आज तक तो केस चल ही रहा है, वो सुनवाई खत्म तो नहीं हुई उसकी। उस पर भी जब फैसला आएगा तो आएगा, उसमें बीजेपी गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए, अगर भारतीय राजनीति को आप देखेंगे तो इनको तूल देने का काम जो है क्या है कि कांग्रेस को अपना डर लगता है, समाजवादी पार्टी को अपना डर लगता है, और ओवैसी जी देखिए भारत के नागरिक हैं और संविधान किसी भी नागरिक में किसी प्रकार का भेद नहीं करता। लेकिन अगर आप उसको एक्स्ट्रा पोलराइज करना चाहें, आप उसको एक्स्ट्रा माइल ले जा करके केवल अपना फायदा कराना चाहें, तो निश्चित तौर पे एक का फायदा होता है, बाकी सबका नुकसान होता है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, उसकी योजनाएं ये डिफ्रेंसिएशन नहीं करती हैं और हम संविधान के दायरे में रहकर ही बात कर सकते हैं। इस देश की जनता ने जो भरोसा व्यक्त किया है उससे बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं। तो हम शॉर्ट टर्म 2 सेकंड की पब्लिसिटी के लिए नहीं 2 सेकंड की पब्लिसिटी के लिए हम संविधान ब्रेक करके या एक्स्ट्रा पोलराइज करके लिए हम आगे की बात करें। 47 तक हमें विकसित राष्ट्र बनना है, और अगर ये छोटी छोटी चीजें जो कि ऐसा जो कि अभी 2 मिनट का रूल ब्रेक करके हमको क्या पब्लिसिटी मिल जाएगी? ओवैसी जी उसको कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। देश की जनता है, देश की जनता समझती है। अभी भाई ने बताया ना कि 97 उनकी सीटों के जमानत जब्त हुई थी। आगे हो सकता है 100%, 100 आउट ऑफ 100 उनको मिले जमानत जब्त कराने। ठीक है, आगे मैं आपकी बात को भी लूंगी। हम आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था मैडम, एक बात बताओ मुझे, मैं बहुत देर से यहाँ सुन रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद अलावा रोजगार, चिकित्सा, कोई आप शिक्षा। डेली आते हो, आया क्या करिए ना, हमारे यहाँ ये टॉपिक चल चुका है, यूजीसी यूसीसी सब चल चुका है। भाई मैं डेली बोल बोल के थक गई हूँ, आप लोग में से किसी को कुछ बोलना है? नहीं, ठीक है, हो चुकी बात हो चुकी। डेली आया किया करिए, डेली आया किया करिए, डेली आया करो भाई, ठीक है, चलिए। हाँ, अच्छा, आप यहाँ पर कह रहे थे जो जिस तरह की, ठीक है भाई, ठीक है। हाँ, क्या है सवाल, क्या आइए बताइए। किसान का, आप किसान है जी, खेती कर रहे हैं? कहाँ पर खेती। यहाँ क्या कर रहे हैं आप?
यहाँ आए थे घूमने के लिए। घूमने के लिए? जी। बताइए समस्या समस्या यह है कि फसल के बारे में तो कोई बोलना नहीं चाहता है, हर बीजेपी बोलना नहीं। आपकी समस्या क्या है फसल को लेकर? समस्या है, कोई आलू की महंगाई वाली है, कोई फसल की महंगाई है, रेट मिले मार्केट एमएसपी से। बोलिए कि मिनिमम सेलिंग प्राइस हाँ। जो है वो तय नहीं हाँ होगा। वो तय नहीं हो रहा है, बढ़ाना और होगा। हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है, हाँ। और इतना भी है भाई, रोजगार भी नहीं मिल अभी रहा है। बजट आया, उसमें बजट आया, कृषि को लेकर के बजट बढ़ाया गया ना अभी उत्तर प्रदेश में। मैं बात कर रही हूँ। बजट बढ़ा गया है तो भी आलू बिल्कुल सस्ता चल रहा है, किसान क्या उसकी लागत भी नहीं निकल रही उसकी है। लागत नहीं निकली, हाँ। आलू की लागत नहीं निकली है। ठीक है, आप ही का जवाब यहाँ पर प्रदीप जी जो है वो दे देंगे। हाँ, देखिए, आइए, भाई सुनिए। हाँ। सुनिए, देखिए, जब वो कानून आए थे जो हाँ। किसान हितैषी नहीं, कानून इधर थे, से आ जाइए भाई, इधर से आ जाइए। हाँ। जब वो किसानों के हित के लिए कानून आए थे, हाँ। तो संगठित तौर पे सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो किसान हैं वो 2 एकड़ से जोत से बड़े किसान हैं या 2 एकड़ से छोटे किसान हैं। और हमारे यहाँ संविधान में किसान की कोई परिभाषा नहीं दी। देखिए, कोई सरकारी नौकरी करता है या कोई नौकरी करता है तो वो टैक्स नेट में आता है, इसकी परिभाषा तो सबको पता है। लेकिन एक बेचारा किसान ही इतना गरीब है कि उसको किसी भी परिभाषा में नहीं रखा गया है। तो अगर सीधे सीधे से बोले कि सरकार की ये जो क्रेडिट योजना है, 2 एकड़ से कम जोत वाली भूमि के किसान हैं, मैं आप दोनों के पास भी आ रही हूँ, आप दोनों के पास भी आ रही 2 हूँ। एकड़ से ठीक है, ज्यादा, क्या 2 बोले? एकड़ से हाँ। 2 एकड़ से ज्यादा की जोत वाले किसान हाँ, हैं, हाँ। क्या उनके पास प्रेस्टीज गाड़ियां हैं? 30-40 लाख की गाड़ियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ रही है। बहुत से लोग अपने आप को किसान कहते दिख जाएंगे, हाँ। और पता चलेगा कि उनके पास 4-4, 5-5 ऐसी गाड़ियां हैं जो कि क्लास 1 ऑफिसर जिंदगी भर ईमानदारी से कमाता रह जाए तो भी उसमें से एक गाड़ियां नहीं खरीद सकता। तो सबसे पहले तो ये दिखाना होगा। अब देखिए क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, किसानों के लिए खून पसीना सीना भी निकाल के रख देना, तो ऐसी व्यवस्था बन गई है। आप बताइए, काले कानूनों को मोदी जी ने वापस ले लिया, लेकिन किसी ने उसका गहनता से अध्ययन किया? बाद में जब छानबीन हुई तो पता चला जी पैसे कहाँ से आ रहे हैं। 15 लाख किसान, 15 लाख पैन कार्ड और आधार कार्ड जब लिंक करने की बारी आई, जिससे कि क्रेडिट मिल रहा था, सीधे 2000 का मिल रहा था, 15 लाख लोग पंजाब से गायब हो गए। आखिर वो कहां से आए थे जो रजिस्टर हो गए, और क्या वो किसान नहीं थे तो कौन था वहां पे? अगर इन सब की जांचों को करने लग जाए सरकार, तो वही किसान नेता जो सड़कों को जाम करके बैठते हैं वो आ जाएंगे कि आप किसानों को परेशान कर रहे हैं। तो या तो आप संविधान का पालन कर लीजिए, और या तो पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि अगर आप 2 एकड़ से छोटी जोत के किसान हैं तो आपके पास ये 5 स्टार गाड़ियां आती कहां से हैं। तो या तो अपने आप को किसान मत कहिए, और या तो उस गाड़ियों को चलना बंद कर दीजिए। चलिए, हाँ। दोहरापन नहीं दोहरी नीति नहीं चलाएंगे। हाँ, कुछ सवाल है आपका? जी, छोटे किसानों की तो ये बात है, जब आदमी खेती करता है हाँ। उस टाइम फसल बोता है, उस तो खादों की इतनी किल्लत हो जाती है कि छोटे किसानों का नंबर भी नहीं लगता, उसको ब्लैक में ही लेने पड़ती है, चाहे अपना जेवर रखे, कुछ ठीक भी है, तो कर। काला बाजारी पे किसी तरह की नकेल कसने के लिए कोशिश हो रही हो? 12 वर्षों में अभी तो चलिए खाद की बात है, पहले तो उस बेचारे किसान को बीज खरीदने के लिए भी साहूकार से मोटे ब्याज पर उधार लेना पड़ता था। आज उसे 2000 रुपए अगर बीज के लिए मिल रहे हैं तो वो पहले नहीं मिलते। तो हम जो आगे बढ़ रहे हैं, अच्छाई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसको देखना चाहिए। खाद की निश्चित तौर पे वैश्विक अर्थव्यवस्था के कारण से रशिया से हमारे पास खाद आती थी, बहुत खाद आती थी, उनके पे प्रतिबंध लगा। वैश्विक व्यवस्था भी है, हम जिस दिन अपना मैन्युफैक्चर कर लेंगे कोई किसान नहीं बचेगा। कब तक करेंगे, क्योंकि ये किसान तो इंतजार कर रहे हैं ना। देखिए, कुछ चीजें भारत भूमि में, भारत जो हमारा कंट्रोल है वो संविधान के अंतर्गत है, लेकिन वैश्विक व्यवस्थाएं जो परिवर्तित होती रहती हैं उस पे हमारा कितना है। अगर मैं हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग तो हमारे इसमें होगा ना, डिपेंड। एक मिनट क्रूड ऑयल की बहुत बड़ी परेशानी आई 2021 के बाद से लेकर के 24 तक। जो भी थोड़ा पढ़ा लिखा जानकार है वो समझता है कि विदेशों में तेल क्या मिल रहे हैं, और पूरा विकसित यूरोप है उनकी ऐसी की तैसी हो गई तेल को लेकर के, उनको घर गर्म करना मुश्किल हो गया। लेकिन भारत में क्या किसी को पता लगा कि 150 रुपए पेट्रोल हो गया? बहुत दूर जाइए, लोग हैप्पीनेस इंडेक्स में बांग्लादेश और पाकिस्तान का नाम लेते हैं। पाकिस्तान में तेल की 250 मतलब 100 रुपए का जो तेल मिलता था हमारे यहाँ मिल जाता है और 250 कीमतें हैं। कोई जाके उसको एक बार तेल से खाद पे आ जाए ना, वो इंतजार खाद के लिए कर रहे हैं। निश्चित तौर पे देखिए, अभी बीज पे राहुल जी, बीज पे हमने अपने किसानों को आत्मनिर्भर बनाया है। उन्हें मोटे नहीं तो अभी तो वो हर फसल में बेचारा ओवर कर्जा लेता था, फसल उगाता था, ऐसा लगता था कि वो हैप्पीनेस के लिए काम कर रहा है, जबकि वो पेट के लिए काम करता था। तो आज अगर उसको बीज के पैसे उपलब्ध हैं, निश्चित तौर पे आने वाले जल्दी ही ये जो खादों की समस्या है ये भी रिजॉल्व की जाएगी। बड़ी चीजें होने में वक्त लगता है। उत्तर प्रदेश टाइमलाइन देंगे? देखिए, टाइमलाइन देना देखिए, बहुत सारी हमारी सरकार टाइमलाइन पे ही काम करती है, लेकिन अगर जहां तक कि खाद की बात अगर आप करें तो उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं पता कि कौन सा किसान है, मतलब निश्चित तौर पे इस पे हम काम कर सकते हैं। अगर वो किसान का पता ले आकर के दें और उसको ना मिल रही हो तो मैं व्यक्तिगत तौर पे ये रिस्पांसिबिलिटी लेता हूँ। ठीक है, आपको दिक्कत हुई है कभी खाद को लेकर के? आप गए हो? हर साल दिक्कत होती है। उसके बाद जो है सो सरकार से या अधिकारियों से जुड़े हुए हैं बड़े किसान हैं, काश्तकार,
वो जो है सीधा उनके घर पे ही माल पहुंच जाता है और छोटे किसान अच्छा, कालाबाजारी जो है अभी के वक्त देखिए में बड़ी समस्या कौन बड़ा है। अधिकारी है उसका कोई प्रूफ उसका, लाके हाँ। लाग दे, संविधान में उसके अगेंस्ट जो है धाराएं विसंगत कानूनी धाराओं तौर पर इस पे कार्रवाई जो है वो खाद की तो सदा किल्लत ही रही है। मेरी ज़मीन जेवर खादर में है और डीएपी जो मिलता है वो मिलता ही नहीं है। 1500 का कट्टा वो 2-2,500 मैंने खुद खरीदा, मैं लेके आया हूँ 2,500 का। यूरिया है, यूरिया नहीं मिलता है। 300 का कट्टा आ रहा है, हमको मिलता है वहाँ 600-700 रुपये में। बताओ क्या करें, महंगाई तो काफ़ी है। महंगाई भी है और कालाबाजारी, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको भी दूर करने की जरूरत है और मुझे लग रहा है कि राज्य सरकार इस पे जो है पुख्ता। एक चीज मुझे बताइएगा संजय जी कि असदुद्दीन ओवैसी, वापस से हम अपने मुद्दे पे आ जाते हैं और संभवतः जो है जनता को थोड़ा अपना जवाब मिला होगा, लेकिन कुछ काम होने में थोड़ा वक्त लगता है, इससे ज्यादा टाइमलाइन तो कोई दे भी नहीं पाएगा। अब ऐसे में ये मुझे बताइए, असदुद्दीन ओवैसी बार बार कहते हैं बुरखे वाली मुस्लिम महिला हो, जो है मुसलमानों को मारा जा रहा है। आप इतने मुसलमानों के हितैषी बन रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर में आपके जिला अध्यक्ष कितने जो है वो महिला हैं मुस्लिम के तौर पर। आपने किस बड़े पोजीशन पर महिलाओं को रख दिया है वहां पर। ऐसे कई जो वाक्य है वो सामने में आते हैं कि जहां पर आपने सिर्फ उनके ऊपर में राजनीति की है, आपने उनको खुद उस पायदान पे कभी नहीं रखा। में नहीं लाया। देखिए असदुद्दीन ओवैसी को चाहिए कि सबसे पहले अपने हर प्रदेश की अध्यक्षा को हिजाब वाली चुने। हाँ। एक एग्जाम्पल सेट करें कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, इसलिए हम ऐसा चाहते हैं। बट वही बात है कि आप खुद वेजिटेरियन हो और सामने वाले को कह रहे हो रोज चिकन खाओ जी, ठीक है, या आप चिकन रोज खा रहे हो और सामने वाले को कह रहे हो चिकन खाना गलत काम है जी। तो ये कौन सा तरीका है। आप कोई भी चीज़, जैसे एक एफएम का ऐड आता है, खुद को बदलने से पहले, औरों को बदलने से पहले खुद को बदले। तो पहले आप करके दिखाइए, एग्जाम्पल सेट कीजिए, फिर आप सबसे एक्सपेक्ट कीजिए कि देखिए हम करते हैं आप भी करिए। पर अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो ये साफ और साफ यही दर्शाता है कि ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। आप सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि मैं मुसलमानों का सिरमौर हूँ, मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ रहोगे तभी तुम्हारा भला होगा। और उसके लिए चिकनी चुपड़ी बातें करना, वो बातें करना जो मुसलमानों को अपीज कर सके, जो उनको लगे कि हाँ ये हमारी बातें करता है, हमें इसके साथ रहना चाहिए। इसके अलावा और कुछ नहीं है। इस पर हम जितनी मर्जी डिबेट कर ले, जो भी कह ले, पर मुद्दा यही है, मकसद यही है। आगे चल के राहुल जी की बात से मैं बिल्कुल अग्री करता हूं कि आगे चल के वो जिन्ना ही बनने के राह पे चल पड़े हैं, इसके अलावा उनको और कोई मकसद है नहीं। अच्छा, आप जो कह रहे थे और कहते कि बीजेपी उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, तो इनका यही कहना था कि बीजेपी कानूनी तौर पर अगर कुछ गलत करेंगे तभी तो कुछ किया जा सकता है ना। अगर कुछ गलत ही नहीं कर रहे तो फिर कैसे। देखिए बीजेपी या कोई भी पार्टी, ये बात कानूनी तौर की नहीं है। आप जब लड़ाई लड़ते हैं तो आइडियोलॉजिकली लड़ते हैं। आइडियोलॉजिकली जैसे हम डिबेट करते हैं कि वीर सावरकर थे, विपक्षी नहीं मानते हैं कि वीर थे, वो उन पे बहुत सारे आक्षेप लगाते हैं, है ना, और हम लोग उनको डिफेंड करते हैं। वैसे ही मैं इस बात की कह रहा हूँ कि आप ये मत करिए कि आप उनको जेल में डाल दीजिए, ये डाल दीजिए। आइडियोलॉजी को आप आइडियोलॉजी से ही मार सकते हैं। आपको अच्छी आइडियोलॉजी डेवलप करनी होगी, लोगों को बताना होगा कि ये आदमी ये कर रहा है, लेकिन उसका फायदा लेने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बात देश की है। देखिए अब मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि पुलिस उनको गिरफ्तार करे और जेल में डाल दे। पब्लिक लीडर को जेल में नहीं डाल सकते हैं, लेकिन पब्लिक लीडर से लड़ने के तरीके होते हैं। अगर जो आप लड़ेंगे, जनता को जागरूक करेंगे, बताएंगे मुसलमानों को कि ये भेड़ की खाल में भेड़िया है, तो जनता समझेगी। लेकिन आप बता ही नहीं रहे कि वो भेड़ की खाल में भेड़िया है। आप तो बस कह रहे हैं कि नहीं ये एक पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी, बाकी चीजों पे भी ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने उसको रजिस्टर करके फायदा भी तो है। बीजेपी क्यों करेगी क्या? इससे तो बीजेपी को फायदा हो रहा है ना, सीधा सीधा। अगर करते हैं, जब आप राष्ट्रवादी पार्टी होने का दावा करते हैं तो आप पे ज्यादा जिम्मेदारी है। आप ही तो दावा करते हैं कि हम भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी हैं, हम हिंदुओं की पार्टी, हम भारत, वो नेशन फर्स्ट है हमारे लिए। नेशन फर्स्ट है तो अगर जो नेशन में कोई अब बीज बोया जा रहा है कि वो नेशन के नाम की चीज को एक दिन थोड़ा दिक्कत में पैदा होगी उसमें, तो उस बीज के वो पेड़ बने उससे पहले काटिए। नफरत की बीज पालने की लेकिन ये अभी तो एक अजम्पशन ही है ना, इसके कोई उसके हमारे को वो नहीं दिखाई दे रहे ना। वो तो डायरेक्टली बोल गए ना। आप और हम स्टडी है, अजम्पशन नहीं है कि ऐसा होगा, पर ऐसा कुछ होता दिखे तब तो कोई कार्रवाई आगे बढ़ाई। वो तो डायरेक्टली बोल गए। अरे अजम्पशन नहीं है। अगर जो अजम्पशन है तो आप बड़े भोले हैं। फिर तो इस देश का बंटवारा इसी चीज पे हुआ था। अजम्पशन नहीं, वो केस स्टडी है। उसको केस स्टडी करिए। आपकी मुस्लिम लीग ने कैसे भारत को बांटा, आपको सब समझ में आ जाएगा कि आज का मुसलमान क्या कर रहा है और उसके लीडर क्या कर रहे हैं। उस केस स्टडी से पता चल जाएगा ओवैसी क्या कर रहे हैं। ये अजम्पशन नहीं है बिल्कुल। अग्रीड, आपकी बात से मैं बिल्कुल अग्री कर रहा हूं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी फिलहाल के सिनेरियो में ओवैसी के होने से बीजेपी को फायदा ये मिल रहा है कि बाकी जितनी अपोजिशन पार्टियां हैं वो सब मुस्लिम वोट बैंक पे डिपेंडेंट है। और ओवैसी क्या कह रहे हैं,
उन लोग उनके वोट बैंक को सेंध मार रहे हैं। जैसे लेकिन कहा अब ये अखिलेश यादव ने तो कह दिया हम एमवाई नहीं अब तो पीडीए के समीकरण पे चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे। ठीक है, उनको वो कहने की बात अलग है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं आप कभी भी देखिएगा, कोई भी मुस्लिम मुद्दा उठेगा, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता वहाँ किसी भी डिबेट शो में लबक के उसको अपना लेगा कि ये मुद्दा मेरा पर्सनल मुद्दा है, मुस्लिमों के बारे में बात एमवाई क्या यूपी में समाजवादी पार्टी को 37 सीट मिली लोकसभा में, तो वो सिर्फ मुसलमानों की वजह से थोड़ी मिली हैं, उसमें बहुत सा और पीडीए उस समय तो बहुत सारे लोगों ने आपकी बात से अग्रीड हूँ, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक को अपना वोट बैंक मानते हैं, समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो या कोई भी अभी जो पार्टी है, चाहे ममता बनर्जी बंगाल में हो, किसी भी स्टेट में चले जाइए, मुस्लिम वोट को वो अपना वोट बैंक मानते हैं। लेकिन शिवपाल यादव ने जब यही बात कही गई समाजवादी पार्टी के सांसद की तरफ से कि हमें मुस्लिम चाहिए, वोट बैंक चाहिए, उनके बिना जो है वो कुछ नहीं हो पाएगा, तो शिवपाल यादव आते वो कहते हैं अकेले दम पे लड़े थे, अकेले दम पर ही हम जीत हासिल कर लेंगे। तो क्या एमवाई अब भूल गए हैं जो नहीं, ये सब कहने की बातें हैं। अंदरूनी मामले में यही है कि इनका कैलकुलेशन ऐसे होता है कि बीजेपी 38-39% वोट लाती है, हमारा 20% इंटैक्ट है, मुस्लिम वोट 20%, हमें 17-18% पे मेहनत करनी है, तो उसके लिए उन्होंने पीडीए जोड़ा, इधर उधर कर रहे हैं, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि वो 20% तो हमारा है ही, ये कहीं नहीं जाने वाला है। ओवैसी इतनी कोशिश करने के बाद भी यूपी में कुछ भी कर पाए, पर वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तो सेंध मार ले, कुछ तो सेंध मार ले। तो बिहार और बीएमसी चुनाव से उनके हौसले भी बुलंद होंगे। मुझे ये बताइएगा, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है असदुद्दीन ओवैसी का बयान ऐसे ही नहीं आता, हमेशा आता है तो बीजेपी की रणनीति पे आता है, यानी कि बीजेपी की बी टीम है। ये देखिए, ये कोई नए आरोप नहीं है। समाजवादी पार्टी लगाती आई है, कांग्रेस लगाती आई है, उनके जो फिक्स वोट बैंक है ना, जैसे किसी की एफडी होती है तो उसको उसका सिक्योरिटी रहती है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपने किसी बैंक में एफडी करी है तो वो आपको मिलेगी, वो जाएगी नहीं। उसी प्रकार से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश और केंद्र के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखा जाए, हम देखते हैं, मैं उनकी तारीफ नहीं करता, मैं उनका दोस्त नहीं हूँ, मैं उनका दुश्मन नहीं, वो हमारे सह नागरिक है, इसी देश के वो भी नागरिक हैं। तो मैं अपनी विचारधारा को ध्यान में रख करके जो मैं उनको देख समझ पाता हूँ, इन पार्टियों के वोट कट रहे हैं। और चूंकि क्या है, लोकतंत्र में लोग ये नहीं समझ पाते। अच्छा, वोट कट रहे इसलिए ऐसा बयान आता है? नहीं, मैं देखिए, अब ये आप पे और दर्शकों मैं पूछ रही हूँ आपसे, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दी, मैं बताता हूँ। लोकतंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, जिसको कि बहुत सिरे से नकार दिया जाता है, वो होती है मैथमेटिक्स की। वोट जिसको ज्यादा मिलते हैं भाई वही चुना जाता है। सदन में जिसके सबसे ज्यादा विधायक या सांसद होते हैं उसकी सरकार बनती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ जनता सेंट्रिक है, और आपको जनता सेंट्रिक जनता आपको अपने केंद्र में नहीं रख रही है, आपको अपने विचारों में नहीं ले आ पा रही है, आप छिटक पिटक जा रहे हैं। चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, इनकी लड़ाई एक दूसरे लेवल की है। हालांकि हम किसी को करेक्ट करने या अपने दुश्मनों को करेक्ट करने के लिए नहीं आए, दुश्मन से तात्पर्य विपक्षी दलों से है, वो मेरे इसी देश के वासी हैं, हमारे वो दुश्मन नहीं है। लेकिन अगर वो सौहार्द बिगाड़ेंगे तो इस देश में संविधान परिपूर्ण है, उनको उनकी स्थिति बता देगा। अब आते हैं अपने इस पॉलिटिकल डिबेट की बात पे, तो देखिए क्या है ना कि केक ऑफ द पाई सभी एक बड़ा हिस्सा लेना चाहते हैं, और वो बेचारी जो एफडी है इस देश की, जो आप समझ रहे होंगे दर्शक और आप भी समझ रहे होंगे किसकी तरफ मेरा इशारा है, उनका इन्होंने विकास कभी नहीं किया। मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास हो रहा है, या हजम नहीं हो रहा है इसको। थोड़ी बहुत तो देखिए, एक परिवार में सारे सदस्यों की विचारधारा एक जैसी नहीं होती, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। इतना बड़ा 140 करोड़ का देश है, जिसमें कि बहुत सारे लोग जो है, कुछ लोग कोई नंबर बताते हैं, कुछ कोई बताते हैं, घुसपैठिए भी हैं। लेकिन सबसे आते महत्वपूर्ण बात पे कि भारत सरकार जो काम करेगी, या मोदी जी के नेतृत्व वाली जो सरकार काम करेगी, वो डिफरेंशिएट तो नहीं करेगी, सभी के लिए करेगी। अब बड़ी पाई किसको मिल रही है, वो कर सकें ऐसा सबके लिए, पक्षपात या ना पक्षपात, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या असदुद्दीन ओवैसी जी कर सके, पहले उस सीट पे तो आप आइए। उस सीट पे तो जनता ने आपको बीते 12 वर्षों से नकार रखा है, आपकी कहीं सरकार बन नहीं रही है। राहुल जी तो करीब करीब सेंचुरी के पास हैं हारने के लिए। अब क्या है कि ओवैसी जी जो है वो बड़े पिताजी की औलाद थे, उनके पास थोड़ा धन, एफडी ज़्यादा थी, तो उन्होंने जो है पढ़ाई कर ली, वो बैरिस्टर हो गए। अब बैरिस्टर हुए तो पहले हमने सुना है कि आज़ादी से पूर्व कोई बैरिस्टर होता तो बड़ी इज्जत की बात होती है, और वो समाज के लिए काम करता था, यानी वो हैंड टू माउथ नहीं है, उसका पेट भरा हुआ है, तभी वो कम फीस ज़्यादा लेकर के समाज के लिए काम करेगा। अब बैरिस्टर साहब पता लगा कि भाई इनका पेट भी भरा है, लेकिन बाकी एफडी से पूरा इनको इंटरेस्ट और पूरी एफडी नहीं चाहिए, तो बेचारी जनता कहाँ जाए जो कि इनके लिए एफडी बनी हुई है। तो सारी लड़ाई जो है उसी एफडी के बीच में आ जाती है, घूम फिर करके, कि तू बड़ा कि मैं। आप इनको देख लीजिए सदन में, ओवैसी जी देखिए, जब महिला आरक्षण का मुद्दा था या 3 तलाक का मुद्दा था, उस समय देख लीजिए ओवैसी जी के लाभ, लक्षण और उनके चरित्र को देख लीजिए। और वंदे मातरम को लेकर के भी उन्होंने, अरे उनकी केपीआई क्या है कि परफॉर्मेंस, उनका इंडिकेटर जो है, कुछ भी अगर संविधान सम्मत हो या देश के
बहुसंख्यक जनमानस के वो फेवर की बात हो तो उसका वो विरोध जरूर करेंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।